देखो मैकेनिक्स में, स्पेशली फिजिक्स में, हम शुरुआत कर रहे हैं काइनेमेटिक्स से। ठीक है, काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं पार्टिकल्स के मोशन के बारे में या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में। ठीक है, फिजिक्स में ये बेसिक कंसर्न था, फंडामेंटल कंसर्न था कि हमारे आसपास जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, पार्टिकल्स का मोशन होता है उनको हम एनालाइज करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनके मोशन को एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स जो यूनिट है इसमें हम पार्टिकल्स के मोशन को एक्सप्लेन करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, कि अगर कोई पार्टिकल का मोशन हो रहा है तो मोशन का मीनिंग क्या है, उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, उसकी स्पीड क्या है, उसका एक्सीलरेशन क्या है। ठीक है, उसके मोशन के बारे में हम एनालाइज करेंगे इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स। और इसके बाद हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स, जिसमें हम बात करेंगे कि मोशन क्यों हो रहा है, इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है। हम फोर्स के फॉर्म में एनालाइज करेंगे कि कौन सा फोर्स लग रहा है जो कि मोशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि मोशन किस तरह से हो रहा है, उसकी पोजीशन, स्पीड, एक्सीलरेशन, ये सब वेरिएबल्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब समझना। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं मोशन और रेस्ट के स्टेट को। स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, एंड स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई पार्टिकल का मोशन हो रहा है या कोई पार्टिकल रेस्ट पर है तो इनमें क्या डिफरेंस है, ऐसी क्या चीजें जो मोशन को या रेस्ट को एक्सप्लेन करती है। राइट, तो अगर हम किसी पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करें तो हम ये देखेंगे कि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो पार्टिकल की पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। सो इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल with respect to observer changes with time, then we will say that the particle is in motion with respect to observer. ठीक है, तो अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है। और इसके अपोजिट, इफ अ पार्टिकल्स पोजीशन with respect to an observer does not change with time, then we will say that the particle is in the state of rest. उसका कोई मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो समझना। तो ये ऑब्जर्वर है, ये देखता है कि एक पार्टिकल यहां पर है किसी टाइम पर से t=0 पर, इस पोजीशन में है, फिर यहां पर पहुंच गया t=1 सेकंड, t=2 सेकंड पर यहां पर पहुंच गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। पोजीशन चेंज हो रही है मतलब ये पार्टिकल मोशन कर रहा है। इसके अपोजिट ये ऑब्जर्वर है, ये पार्टिकल है। ठीक है, तो पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। t=0 पर भी है, यहीं पर है, 1 सेकंड पर भी वही है, 2 सेकंड पर भी वही है। तो पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये पार्टिकल रेस्ट पर है। ठीक है, अब सबसे पहली बात, क्या एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल है, या फिर जो भी चीजें हमें दिखाई देती है वो रिलेटिव होती है। ठीक है, कहने का मतलब है मोशन इज रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। एक बस है जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से, ठीक, इस डायरेक्शन में जा रही है। मान लो ये डायरेक्शन है नॉर्थ और इसके अपोजिट है साउथ। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रही है। इसके अंदर एक पर्सन बैठा है, पर्सन बी। ठीक, एक पर्सन है जो कि ग्राउंड पर स्टैंड कर रहा है, दैट इज पर्सन ए, रेस्ट कर रहा है। ठीक है, ग्राउंड पे। और रोड की साइड में एक ट्री है। ठीक, अब हम दोनों को ऑब्जर्वर बनाते हैं, ऑब्जर्वर ए एंड ऑब्जर्वर बी। ये दोनों ही ऑब्जर्व करते हैं। किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? हमारा जो फोकस है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हम ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं वो है बस और ट्री।
इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर है ए और बी। हम एक एक की बात नोट करते हैं। पहले ऑब्जर्वर ए की बात करें तो ऑब्जर्वर ए कहेगा कि बस इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकंड स्पीड टुवर्ड्स नॉर्थ, या कहें कि बस नॉर्थ की तरफ मोशन में है। ऐसा क्यों कहा इसने? क्योंकि ये देखेगा t इक्वल टू 0 पर बस इससे कुछ दूरी पर है, मान लो 20 मीटर की दूरी पर। 1 सेकंड के बाद जो बस है वो 30 मीटर की दूरी पर चलेगी, फिर 2 सेकंड के बाद 40 मीटर की दूरी पर चलेगी। तो बस की जो पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर ए दैट इज चेंजिंग विथ टाइम। तो ऑब्जर्वर ए नोट करेगा अपनी डायरी में कि जो बस है वो 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, मतलब वो मोशन कर रही है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर ए ने नोट किया कि बस इज मूविंग, राइट। देन ऑब्जर्वर ए ट्री के बारे में क्या नोट करेगा? तो ये नोट करेगा कि जो ट्री है मान लो 100 मीटर की डिस्टेंस पर है शुरुआत, वो कुछ समय के बाद नोट करेगा उसकी पोजीशन फिर भी 100 मीटर ही है, फिर टाइम चेंज होगा फिर भी पोजीशन वही है। तो वो कहेगा ट्री इज रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, क्योंकि उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो ये हमने नोट कर लिया इन रेफरेंस टू ऑब्जर्वर ए। अब हम ऑब्जर्वर बी की बात करते हैं। ऑब्जर्वर बी क्या देखेगा? अब इमेजिन करो आप बस के अंदर बैठे हो और बस चल रही है, क्या आपको बस मूव करती दिखाई देगी? अगर हम इसको सोचें, थोड़ा ऑब्जर्व करें, तो बस में जो सीट है, ड्राइवर है, उसकी पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। आप देखोगे कि ड्राइवर से 5 मीटर की दूरी पर बैठा है, कुछ समय के बाद भी वहीं बैठा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बस के जो पार्ट्स हैं या जो बस है खुद, उसकी पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। तो ये नोट करेगा बी कि मेरे रेस्पेक्ट में बस रेस्ट पर है, उसको बस रेस्ट पर दिखेगी, वहीं की वहीं दिखेगी। बट अगर हम बात करें ट्री की, तो वो नोट करेगा कि जो ट्री है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है। कैसे? समझो, मान लो शुरुआत में ट्री इससे 40 मीटर की दूरी पर है, तो 1 सेकंड के बाद 10 मीटर ही खिसक जाएगा, तो इसको 30 मीटर की दूरी पर दिखाई देगा। फिर 1 सेकंड के बाद 20 मीटर की दूरी पर दिखाई देगा। तो ये तो अपने आप को रेस्ट पर मान रहा है, इसको लगेगा कि ट्री इसकी तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ। तो ये नोट करेगा कि जो ट्री है वो मोशन कर रहा है किस तरफ? साउथ की तरफ, विथ 10 मीटर पर सेकंड स्पीड। क्या मेरी बात समझ गए? तो ऑब्जर्वर ए के जस्ट अपोजिट ऑब्जर्वर बी नोट कर रहा है। ऑब्जर्वर ए ने ट्री को रेस्ट पर कहा, ऑब्जर्वर बी इसको मोशन में बता रहा है। ऑब्जर्वर ए ने बस को मोशन में कहा, ऑब्जर्वर बी उसको रेस्ट पर बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स में एब्सोल्युटली रेस्ट पर कोई नहीं है और ना ही कोई एब्सोल्यूट मोशन में है। मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम और द ऑब्जर्वर। रेफरेंस फ्रेम का मतलब है ऑब्जर्वर, जहां से आप देख रहे हो चीजों को। तो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां है, वो किस तरह से एनालाइज करता है ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो ऑब्जर्वर को बदल दो आप, उसकी पोजीशन बदल दो, उसकी फ्रेम बदल दो, तो इन दैट केस जो मोशन का फिनोमेना है वो भी उसको कुछ अलग ही दिखाई देगा। ठीक है, तो हमें नोट करना चाहिए बात कि मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, राइट, इट इज नॉट एब्सोल्यूट कंसेप्ट। अब एक बार फिर हम डेफिनेशन पर आए मोशन की। क्या कहा मैंने? इफ अ पार्टिकल इज इन मोशन, if a particle is in motion, that means its position with respect to observer is changing with time. ठीक है, पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है इसका मतलब उसकी पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर टाइम के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, तो पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो यहां पर मुझे डिफाइन करना चाहिए पोजीशन को। हाउ टू डिफाइन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल? पार्टिकल की पोजीशन को कैसे डिफाइन करें? तो समझना, मान लो यहां पर है ऑब्जर्वर,
पार्टिकल यहां पर है, ठीक है। तो जो पोजीशन है, पोजीशन में दो चीजें आती है, एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो कितनी दूरी पर है। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर देखेगा कि ये पार्टिकल इससे 20 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो पोजीशन में एक चीज आती है डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से कितनी दूरी पर है, और साथ में ये भी बताना चाहिए कि किस डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर ये कहता है कि ये पार्टिकल 20 मीटर डिस्टेंस पर है, तो 20 मीटर डिस्टेंस पर है तो उस केस में 20 मीटर रेडियस का एक सर्कल बना दो। तो उस केस में तो इस सर्कल में हर पॉइंट 20 मीटर की दूरी पर होगा। तो आप फिर कैसे पता लगाओगे कि पार्टिकल यहां पर है? तो एक तो ये पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वर से कितनी दूरी पर है, और साथ में ये पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मान लो ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है, ये हुआ साउथ, तो ये होगा वेस्ट, ठीक है। अगर ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो मान लो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप कहोगे कि नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाओ, किस तरफ? टुवर्ड्स वेस्ट, और उस तरफ सीधे चले जाओ 20 मीटर, तो आप यहां पर पहुंच जाओगे, ठीक है। मतलब आपको डायरेक्शन भी बताना होगा। तो अगर पोजीशन डिफाइन करनी है किसी पार्टिकल की, तो पोजीशन में दो कंपोनेंट होते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। जो डायरेक्शन है जो सेट की गई है, राइट। तो पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करने के लिए हम डिस्टेंस और डायरेक्शन की हेल्प लेंगे, राइट। अब पोजीशन को डिफाइन करने के लिए या तो हम जो मैंने टेक्निक बताई डिस्टेंस और डायरेक्शन, इसको कंसीडर करें, या एक और तरीका हो सकता है हम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी पोजीशन को डिफाइन किया जा सकता है, ठीक। तो जहां पर ऑब्जर्वर है हम वहीं पर ओरिजिन मान लेते हैं, और वहां से 3 डायरेक्शन लेते हैं, एक्स, वाई, और जो तीसरी है जेड, वो बाहर की तरफ आ रही है, बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है, उसको मैं ऐसे शो कर, ठीक है। जहां ऑब्जर्वर है वहीं पर हमने ओरिजिन सेट कर दिया। अब आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन स्पेस में बता सकते हो अगर आपको ये एक्सिस पता है, एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन पता है, ठीक। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में अगर आप थोड़ा जानते हैं तो आप पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। मान लो कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है, ये उसकी पोजीशन है, तो आप पोजीशन को कैसे डिफाइन करोगे? एक्स वाई प्लेन में है ये पार्टिकल, तो आप वहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप, और नोट करो कि वो कहां कट कर रहा है। तो मान लो यहां पर आ रहा है एक्स इक्वल टू 10 मीटर और यहां पर y इक्वल टू 5 मीटर, तो आप इसकी पोजीशन डिफाइन करोगे +10 +5। अगर आप कह देते हो +10 +5 तो क्लियर हो गया, अब हम पहुंच सकते हैं वहां पे, राइट। मतलब ये है कि जहां पर ऑब्जर्वर है ओरिजिन, वहां से पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन में 10 मीटर चले जाओ तो आप यहां पहुंच जाओगे, और +5 मतलब पॉजिटिव y डायरेक्शन में फिर 5 मीटर चले जाओ तो उस पॉइंट पर पहुंच जाओगे, क्योंकि यहां पर z का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया है तो आप उसकी पोजीशन बता सकते हो, वहां तक पहुंच सकते हो, ठीक। ऐसे ही स्पेस में भी हो, मान लो मैं उसका कोऑर्डिनेट देता हूं 10, 5, 3 मीटर में दिया है,
तो क्या आप उस पॉइंट तक पहुंच सकते हो? तो x की वैल्यू 10, मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में 10 मीटर चलो, y की वैल्यू 5, तो वहां से पॉजिटिव y डायरेक्शन में 5 मीटर चलो, और z की वैल्यू 3, मतलब वहां से पॉजिटिव z डायरेक्शन में 3 मीटर चलो, तो आप उस पॉइंट तक पहुंच जाओ। ठीक है, तो एक ये भी तरीका है पोजीशन को डिफाइन करना। स्पेस में आप जहां ऑब्जर्वर है वहां पे आप ओरिजिन सेट कर दो, और उसके रेस्पेक्ट में आप एक्सिस डिफाइन कर दो x, y, z, और अब आप पार्टिकल की पोजीशन को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में डिफाइन कर सकते। ठीक है, तो अगर पार्टिकल मोशन करता है तो उसका जो x, y, z कोऑर्डिनेट है वो चेंज होगा। ठीक है, और इस बेसिस से पार्टिकल का जो मोशन है उसको हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मोशन इन वन डायमेंशन, या मोशन इन 1D, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 2D, या इसी को कहा जाता है मोशन इन प्लेन। ठीक है, एंड मोशन इन 3 डायमेंशन। ठीक, या हम कहें उसको मोशन इन स्पेस। तो मोशन इन 1D, 2D एंड 3D, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझना। मोशन इन 1D मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल सीधे स्ट्रेट लाइन में चलता है, राइट, मान लो पार्टिकल इस तरफ चल रहा है सीधे स्ट्रेट लाइन में, तो उस केस में जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसको आप एक एक्सिस मान लो। तो मान लो इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, y इसके परपेंडिकुलर होगा और z भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर पार्टिकल इस तरफ चल रहा है तो इसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y और z में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे कि पार्टिकल का जो मोशन है वो वन डायमेंशनल है, सिर्फ एक ही डायमेंशन चेंज हो रहा है, दैट इज x, y और z में कोई चेंज नहीं। तो आप कोई भी स्ट्रेट लाइन के मोशन की बात करो, जैसे इस चौक को मैं यहां से छोड़ूंगा तो सीधे नीचे की तरफ आती है, तो इस वर्टिकल लाइन में मोशन हो रहा है। अब मान लो इस लाइन को मैंने z एक्सिस कह दिया, तो अगर पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ तो उसका सिर्फ z कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x और y में कोई चेंज नहीं। तो मैं कहूंगा कि सिर्फ एक ही डायमेंशन में चेंज आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज मोशन इन वन डायमेंशन। जो स्ट्रेट लाइन में मोशन है दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक, देन मैं बात करूं मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2D का हम एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्लोर पे एक चींटी चल रही है, एंड, ठीक है, तो फ्लोर को मैं यहां पर बना रहा हूं, तो चींटी चल रही है और ये उसकी ट्रेजेक्टरी है इस तरह से। तो जो फ्लोर का प्लेन है उसमें मैं 2 एक्सिस बना देता हूं, ये है x एक्सिस और ये है y। तो अब आप देख सकते हो कि जब इस चींटी का मोशन होता है तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। जब ये यहां से यहां तक पहुंचेगी तो इसके x कोऑर्डिनेट में भी चेंज आ रहा है और y कोऑर्डिनेट में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 2 डायमेंशन चेंज में आ रहा है, 2 डायमेंशन में चेंज आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोशन इन 2D। या कहें कि एक प्लेन में मोशन हो रहा है, फ्लोर के प्लेन में ही मोशन हो रहा है। और एग्जांपल दे सकते हैं, जब मैं इस चौक को इस तरह से उछालता हूं, ठीक है, तो
प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो एक प्लेन में ही होता है। जब मैंने इसको फेंका तो इस तरह से मोशन हो, मैंने एक डायरेक्शन को एक्स एक्सिस का, दूसरे को वाई, तो जब ये मूव करता है तो एक्स में भी चेंज आ रहा है और वाई में भी चेंज आ रहा है, बट जेड में चेंज नहीं आ रहा है। मतलब चौक इसी प्लेन में जा रहा है, आगे आगे पीछे इस तरफ नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कैसा है इसका मोशन? मोशन है 2D। सिर्फ दो वेरिएबल से आप डिफाइन कर सकते हो इसके मोशन को, एक्स और वाई। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड प्लेनर मोशन और मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 3D, से एक एरोप्लेन बॉम्बे से स्टार्ट करता है और वो दिल्ली जाता है, तो जो उसका रूट है उसमें वो बीच में डायरेक्शन भी चेंज करेगा। ठीक है, वो किसी एक्स डायरेक्शन में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा, जेड में भी जाएगा, आप डिफाइन कर सकते हो डायरेक्शन को, तो तीनों डायमेंशन में उसका मोशन होगा। ठीक है, या मान लो हो सकता है वो सीधा चला जाए, इंदौर से मान लो जो बॉम्बे है, बॉम्बे से वो दिल्ली गया और दिल्ली से मान लो पटना चला गया, तो बॉम्बे से दिल्ली और फिर पटना, 3 डायमेंशन में मोशन होगा। तो जो सरफेस है अर्थ का, उसके प्लेन के अलोंग भी मोशन हो रहा है और उसके हाइट के अलोंग भी मोशन हो रहा है, तो दैट इज मोशन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन मोशन, मोशन को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है।